विधानसभा में शिवपाल यादव गरज रहे हैं और संसद में देखिए मुख्तार अंसारी के छोटे बड़े भाई अफजाल अंसारी गरज रहे हैं। देखिए वीडियो पूरा देखिए, चैनल को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत, आइए बने रहिए। अब आपके एक जनप्रतिनिधि रोका राकी कर रहे हैं। मैं तो परिचित हूं आपके उस जनप्रतिनिधि से, वो जुझारू है और सच बोलने वाला है। यही नहीं, इनके पिताजी को मैं जानता हूँ, वो भी बहुत जुझारू और सच बोलने वाले हैं। यही नहीं, इनके पिताजी जुझारू रहे हैं, उनका भी इतिहास रहा है अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का। अगर खेत में पानी नहीं दे पा रहे हो तो अपनी आँख में पानी ले आइए, सिंचाई मंत्री है नहीं, शायद कुछ भ्रष्टाचार के पाप धुल जाए। वैसे भी जनता तो आपके विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा मान चुकी है। अभिभाषण में सरकार ने स्कूल कॉलेजों को गिनाया, लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, और सरकार की नीतियों की वजह से बच्चों के भविष्य अटके। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का हाल तो उस सर्कस के जादूगर जैसा हो गया जो हाथ की सफाई को जादू और चमत्कार कहता है। सरकार एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, स्टेडियम गिनाती है, लेकिन गांव की सड़कें टूटी, छोटे उद्योग बंद हैं, स्थानीय रोजगार गायब। विकास जनता के लिए होना चाहिए, न कि पोस्टर और उद्घाटन। क्या हुआ उन गांव का जो आप लोगों ने गोद लिए थे? वे जस के तस ही हैं। अगर आप लोगों का गांव के विकास देखना है तो आइए, माने अधिष्ठाता महोदय आइए, देखिए आकर के सफाई की बात करते हैं। आइए हमारा पूरे क्षेत्र में, वैसे पड़ोसी हो और आपके क्षेत्र में जो आपने कहा, देखिए पड़ोस का इतना धर्म निभाइएगा कि समय से अपनी बात समाप्त करिएगा। अधिष्ठाता महोदय जो कहा तो हुआ। और मान्यवर, इस सरकार में क्या हो रहा है? हमने मिलकर कितना विकास किया और किस स्तर तक किया, जबकि पिछले 9 सालों से एक भी सरकारी योजना का लाभ हमारी विधानसभा क्षेत्र को नहीं दे रहे हैं। क्या ये द्वेष भावना भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता? सरकार परियोजनाओं तो शुरू करती है, मैं तो कहूँगा परियोजना शुरू तो करती है, लेकिन जनता के बीच जाते जाते काम अधूरा रह जाता है। इसके उपरांत बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में काम गायब होता है। सहकारिता का तो मूल तंत्र ही बदल दिया। सहकारिता की नीति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती थी। आज इस विभाग को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सरकार ने सहयोग की जगह नियंत्रण रह गया है। सिर्फ सहकारिता का मतलब था सहयोग। आज हालत यह है कि किसान को ऋण नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वह माफ नहीं हो रहा है, लेकिन समितियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। जबकि लोकतंत्र में हमेशा जनता के चुने हुए लोगों का हमेशा कोऑपरेटिव में नियंत्रण रहता है, तब भ्रष्टाचार नहीं होता था। लेकिन अब पूरी तरह से अधिकारियों का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, उसकी वजह से समितियों पर कोई व्यवस्था नहीं। सहकारिता किसान की नहीं, फाइलों की सेवा में लग गई है। ये बोझ सिर्फ सीजन आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग में लग जाती है। अभी भाषण में अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को ऊपर दिखाया गया है, आम आदमी नीचे आ गया है। सरकार कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन छोटा व्यापारी टूट रहा है, युवा बेरोजगार है और आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था ऊपर तभी मजबूत मानी जाएगी जब नीचे आम आदमी मजबूत होगा। महोदय, हम केवल आलोचक नहीं हैं, हम कहते हैं कि स्थायी रोजगार दो, किसान को सही दाम दो, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश हो,
महिला सुरक्षा में जवाबदेही हो, गांव शहर का संतुलन है। सरकार प्रति व्यक्ति आय और निवेश बढ़ाने की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो बेरोजगारी क्यों है? अगर वित्त मंत्री जी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 है, तो क्या इस अभिभाषण में वित्त मंत्री जी सरकार ने बताया कि प्रदेश में कितना कर्ज है? क्या बताया है? और प्रति व्यक्ति कर्ज अलग अलग मदों में वसूलने वो कितना है? लेकिन वित्त मंत्री जी आप चिंता न करें, वसूलने की प्रक्रिया हम अमल में नहीं आने देंगे। जनता बहुत समझदार है, आपके छलावे में नहीं आने वाली है। मनरेगा किसानों को आप लोगों ने 100 दिन की सरकारी काम की मजदूरी देने का वादा किया। साल में कितने दिन होते हैं? 365। समाप्त करें। 365 में केवल 100 दिन और फिर शेष 265 दिन मजदूर क्या करेगा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत आने वाले मजदूरों को मजदूरी का अंश मात्र 230 से 240 रुपये दिया जा रहा है। उसको भी देने में धांधली है। केरल जैसे छोटे राज्य में 350 से लेकर 400 रुपये दिया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 500 से 600 रुपये प्रति दिन 365 दिन मजदूरी का वादा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मजदूरों और किसानों को ठगना जानते हैं, उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ना जानते हैं। थोड़ा संवेदनशील बनिए। किसान मजदूरों की अंतरात्मा को आवाज़ बड़ी सरकार को ले हुई है। छोटे व्यापारी और एमएस में संकट में क्यों है? निवेश का फायदा आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? निवेश का शोर तो है, लेकिन रोजगार का सन्नाटा भी है। क्यों छुपा रही है सरकार? अभिभाषण में सरकार योजनाओं का ढोल पिटवा रही थी, लेकिन महिलाओं को डर खत्म नहीं हुआ। दलित पिछड़े समाज व अत्याचार की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सामाजिक सौहार्द कमजोर है। एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम आप ही करते हैं। वर्तमान में उदाहरण भी है। समाज को नीचा दिखाने के लिए कानून को खुद लाते हो और फिर उसे रुकवाने का भी खुद ही समाज पर प्रदेश की जनता को बहकाना, बनाना। धन्यवाद माननीय सदस्य। आपके झांसे में कोई नहीं आएगा। समाजवादी विचारधारा कहती है विकास तभी संभव है जब न्याय सबको और समान मिले। अब महोदय, यह अभिभाषण ऐसा है जैसे बिना इलाज के स्वास्थ्य का दावा करना, बिना नौकरी के रोजगार की बात करना, बिना पानी के सिंचाई की कहानी सुनाना। यह अभिभाषण विकास का दस्तावेज नहीं और सरकार की कल्पना का नाटक है। यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को नहीं दर्शाता है, यह सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, छोटा व्यापारी संघर्ष कर रहा है और सरकार केवल आंकड़े पढ़कर विकास का ढोल पीट रही है। समाजवादी पार्टी इस अभिभाषण को वास्तविकता से दूर, जनता से कटा और समाज जवाबदेही से भागता हुआ मानती है। हम सरकार से कहते हैं कि विचार से बाहर आइए, जनता के बीच जाइए, तभी उत्तर प्रदेश बदलेगा। सरकार का काम सिर्फ घोषणा करना और विपक्ष का काम सच बताना मात्र नहीं है, हमारी आपकी जवाबदेही होती है। धन्यवाद। जनता के प्रति सवालों से भागकर विकास नहीं होता है। यह अभिभाषण जनता की पीड़ा नहीं, सरकार की पीआर मशीन है। विज्ञापन से वोट मिल सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं। जनता की आवाज़ दबाओगे तो सदन में गूंज बढ़ेगी। समाजवादी आवाज़ दबेगी नहीं, जनता का सच बोलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। कि ये संसद है, यहाँ वादों की खेती लहलहाती है और बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है।
वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहां कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। अध्यक्ष महोदय, कि ये है बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। माननीय सदस्य श्री अफजल अंसारी जी। महोदय, औद्योगिक संबंध संहिता श्रम संहिता संशोधन विधेयक पर विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ केवल इस संशोधन की सामग्री को लेकर चिंता नहीं है, बल्कि सरकार की विधायी कार्यशैली को लेकर भी प्रश्न है। वर्ष 2020 में सरकार ने बड़े दावे किए थे। कहा गया कि श्रम संहिता ऐतिहासिक सुधार है। आज 5 वर्ष बीत गया और उन प्राविधानों को संशोधित और निरस्त करने की नौबत आ गई, जिन्हें पहले ही आप चाहते तो ठीक कर सकते थे। यह सुधार नहीं, जल्दबाजी में बनाया गया एक कानून है और बाद में स्वीकार की गई एक गलती है। जब सरकार एक स्थिर श्रम कानून भी सही तरीके से बना नहीं पाती तो देश के मजदूर उसके वादों पर कैसे भरोसा करें। हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है उसमें लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं और जिन्हें संगठित क्षेत्र कहा गया उनमें भी दोनों सेक्टर है, एक तरफ पब्लिक सेक्टर और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर। सरकार ने अपने इस संशोधन विधेयक के माध्यम से जो कुछ कमियां थी उसको पर्दा डालने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए हैं। जब छटनी को आसान कर दिया गया है और यूनियन की आवाज को, उसका गला घोंटने का प्रयास किया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि इस संशोधन के बाद मजदूरों की स्थिति और कमजोर होगी। भारत में श्रम नीति सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। और दुनिया ने देखा कि कोविड के समय जब मजदूर अकेला छोड़ दिया गया और अपनी गठरी, अपनी मोटरी, अपने बच्चे को गोद में समेटे और किस तरह से दर दर भटकता हुआ वापस अपने गांव को जाने के लिए निकल पड़ा। सरकार ने उनको जाने की कोई व्यवस्था तो नहीं की, हाँ उनके रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई। उन पर इस तरह से आक्रमण किए गए जैसे वो कोई विदेशी घुसपैठिए हों। जगह जगह रोक करके उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु हो। ऐसी स्थिति में हमारे देश के मजदूरों में इस सरकार के प्रति बहुत ही निराशा है। हर तरफ इस सरकार के रवैये से लोगों में दुख है और लोगों सरकार के प्रति एक आक्रोश है। श्रम संहिता उद्योग को ढील दी जा रही है और मजदूर को असुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें मजदूर की नौकरी सुरक्षित नहीं। अब 300 तक की संख्या वाली कारखानों और कंपनियों में बिना सरकार की अनुमति से जब चाहे जिसे निकाल दिया जाए, उसका कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। मजदूरों के हड़ताल पर भी रोक है। अपनी आवाज उठाने का भी इतना प्रतिबंध लगा दिया गया कि मजदूर कराह करके रह जाता है। ये वो मजदूर है जिसने जो इस देश की सही मानों में इस देश की बुनियाद है, इस देश की नींव है। हम यहाँ सदन में बैठते हैं, मजदूरों के हितों में बजट में प्राविधान करते हैं, संविधान लाने के प्रयास में सरकार बार बार संशोधन करती रहती है अपने ही बनाए नियमों में। मैं 4 पंक्तियों में ये बात रखना चाहता हूं कि ये संसद है, यहां वादों की खेती लहलहाती है।
और बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है। वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहाँ कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मजदूर जो अपना श्रम और अपना पसीना बहा करके आज अपने प्रांत में उसे जब 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है तो वो पलायन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यह स्थिति है कि करोड़ों की संख्या में मजदूर अपने घर पर अपने बीमार मां बाप को छोड़ करके और 2 पैसे की रोजी के लिए घर से निकल जाता है। इनको बाहर चला जाता है और हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि भर्ती इजराइल में हो रही है और भर्ती रशिया और यूक्रेन में हो रही है, जहां बम के गोले गिर रहे हैं, जहां बस्तियां खंडहर बना दी जा रही हैं। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारा मजदूर उस दिशा में भी बढ़ रहा है किस तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके। हम इस सरकार से 2 पंक्तियां में यह भी कहना चाहता हूं कि ये हैं बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। सरकार को गंभीरता से इन मजदूरों के हितों में सोचना चाहिए। इन्हीं मजदूरों के परिश्रम का नतीजा है कि आज देश 140 करोड़ आबादी के बावजूद ये मजदूर, जिसे सरकार कोई रोजगार तो नहीं दे सकी, लेकिन वो अपना श्रम, अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को 2 जून रोटी देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संशोधन लाए जा रहे हैं, इनमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसमें यदि उद्योगपतियों के हितों को ध्यान दिया गया और मजदूरों के अधिकारों में कटौती की गई, उनके अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो ये सरकार एक बहुत बड़ी भूल करेगी जिसे देश का मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे थोड़ा अपना आशीर्वाद हमें भी दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए आप लोग। बाकी आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।